जब रुपया गिर जाता है तो हमारे यहाँ बहुत हंगामा होता है, क्योंकि राजनीति ने जनता की समझ को ऐसे ही गढ़ा है कि जितना रुपया डॉलर के सामने टूटता है उतना हमारे आत्मसम्मान को चोट लग जाती है। एक धारणा बना दी गई थी कि ऐसा कर देंगे तो रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा और तब भारत का सम्मान होगा और फिर जिंदगी गार्डन गार्डन हो जाएगी। नहीं हो पाया, और अब जब रुपया 95 पार हो चुका है तो विशेषज्ञ लगे हुए हैं समझाने में कि रुपए के गिरने के भी फायदे होते हैं। खैर, रुपया गिरने पर हमने बहुत कुछ देख सुन लिया है। आज हम गिरते येन की बात करेंगे। जापान की मुद्रा भी गिर रही है। भारत की तरह वहां जब येन की कीमत लगातार गिरती ही रही तो सरकार ने डॉलर बेचकर उसे संभालने की कोशिश की, जैसा हमारे यहाँ हुआ। खरबों डॉलर बहा दिए लेकिन फायदा नहीं हुआ। जापानी येन करीब 40 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते एक डॉलर की कीमत 163.73 येन तक चली गई थी। तो अब जापानी येन को रेस्क्यू करने खुद अंकल सैम आ रहे हैं। जिन ट्रंप के डॉलर ने येन को छका दिया था, अब वही 10 साल बाद येन खरीदने जा रहे हैं। आखिर जापान की करेंसी को बचाने के लिए ट्रंप बीच में क्यों आए हैं? अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद जापान येन को क्यों नहीं संभाल पाया? और येन की गिरावट का अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको देने की कोशिश करेंगे राजदूत में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि जापान की करेंसी येन कमजोर हो रही थी, उन्हें हेल्प की जरूरत थी, इसलिए अमेरिका हमेशा की तरह इस बार भी जापान के साथ खड़ा है। अमेरिका भी येन को मजबूत करने में इसलिए दिलचस्पी रखता है क्योंकि अगर डॉलर बहुत मजबूत हो जाएगा तो अमेरिकी सामान जो है वो जापान में बाकी जगहों पर बहुत महंगा बिकेगा और इससे उनकी बिक्री कम होगी। वहीं कमजोर येन से जापान के एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है। जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं उनके लिए जापान सस्ता हो जाता है। लेकिन तेल और गैस जैसी जो चीज़ें जापान इंपोर्ट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का टोटा है वहाँ, उससे जापान में महंगाई बढ़ती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क फेडरल बैंक ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से यूरो बेचकर येन को खरीदा। इसके अलावा अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका आगे भी जापान के साथ मिलकर ऐसे कदम उठाएगा। अमेरिका जापान के पीछे खड़ा है, उन्होंने ये भी जोड़ा। लेकिन जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी, अमेरिका के येन खरीदने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? एक शब्द का जवाब है नहीं। प्रॉब्लम थोड़ी मैनेज हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, और इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि येन इतना कमज़ोर हुआ कैसे, कारण क्या थे। 4 मोटे बिंदुओं में आप समझिए। पहला कारण है कैरी ट्रेड। दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स जापान से बहुत सस्ते में, लगभग ऑलमोस्ट 0%, 0.1%, 0.5% इतने में येन को उधार पे लेते हैं। जापान ने बहुत सारे सॉफ्ट लोन्स हिंदुस्तान को भी दिए हैं। जो दिल्ली मेट्रो आप देख रहे हैं वो जापानीज़ लोन है ना। बुलेट ट्रेन में जापानीज़ लोन का पैसा लगा है। ऐसा ही बड़े इन्वेस्टर्स भी करते हैं जापान से, वहाँ ब्याज क्योंकि बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0% पे येन उठा लिया। फिर इस येन को बेचकर अमेरिकी डॉलर या उन देशों की करेंसी खरीदते हैं जहाँ बैंक्स 5% से ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। इसे फाइनेंस की दुनिया में कैरी ट्रेड कहा जाता है। जब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स लगातार येन बेचते हैं और डॉलर्स खरीदते हैं तो बाजार में येन की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो मांग कम हो जाएगी, दाम टूट जाएगा। दूसरा कारण कैरी ट्रेड हमने बताया, वेस्ट एशिया की जंग। जापान अपनी ज़रूरत का 99% कच्चा तेल और गैस दूसरे देशों से ही आयात करवाता है, प्राइमरीली वेस्ट एशिया। इसीलिए वो बहुत बड़े बड़े रिजर्व भी रखते हैं, लगभग 1 साल का रिजर्व होता है वहाँ। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जो ईरान पर लड़ाई थोपी, उसके बाद में तेल की सप्लाई प्रभावित हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे। अब ये जो महंगा क्रूड है, बाजार से खरीदने के लिए जापान को और ज़्यादा येन्स बेचने पड़ रहे हैं, डॉलर जुटाने पड़ रहे हैं। इससे 2 चीज़ें हुई। एक तरफ तो येन और कमज़ोर हुआ, दूसरी तरफ जापान के अंदर महंगाई बढ़ती गई। अब जनता को महंगी बिजली और पेट्रोल से बचाने के लिए जापान सरकार को अपनी जेब से अरबों डॉलर की सब्सिडी और देनी पड़ रही है। इससे सरकार का खजाना एक और लेवल पर खाली हो रहा है। तीसरा कारण है बैंक ऑफ जापान की मजबूरी और इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने महंगाई रोकने के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाकर लगभग 5% तक कर दी थी, जबकि बैंक ऑफ जापान लंबे समय तक अपनी दरें 0 के आसपास ही बना करके बैठा हुआ है।
अगर जापान इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाता है बहुत लंबे समय तक ऑलमोस्ट नियर जीरो रखने के बाद, तो उसके अपने देश की कंपनियां और आम लोग भारी कर्ज के तले दब जाएंगे, उनकी ईएमआई ऊपर चली जाएगी, इकॉनमी ठप हो सकती है। लेकिन ब्याज दर नहीं बढ़ाने से भी फायदा नहीं हुआ। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जापान में इसलिए पैसा जमा नहीं करता है। फिर अमेरिका और जापान के बैंक्स के बीच जो इंटरेस्ट रेट का गैप है उसकी वजह से भी येन लगातार टूट रहा है, डॉलर लगातार चढ़ रहा है। चौथा कारण है जीडीपी का दोगुना कर्ज और बुजुर्ग होती आबादी। जापान दुनिया के सबसे अनोखे संकट से जूझ रहा है। जापान में काम करने वाले लोग कम हैं और खर्चा करने वाले ज्यादा हैं। कैसे? स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ जापान की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। यह आपको भी पता था स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के बताने के पहले, लेकिन कितनी? आंकड़ों के मुताबिक 65 साल से ऊपर के लोगों की संख्या 3.6 करोड़ है, जो जापान की कुल आबादी का लगभग 30% है, 29.4। दुनिया में सबसे बुजुर्ग आबादी जापान में हर तीसरा व्यक्ति सीनियर सिटीजन है। दूसरी तरफ जो काम करने वाली डेमोग्राफी है 15 से 64 जापान के केस में, उनकी आबादी तेजी से घट रही है। डेटा यह कहता है कि 2020 में जो 7.5 करोड़ ये आबादी थी वो 2040 तक करीब 6.2 करोड़ हो जाएगी, 6 करोड़ 20 लाख। यानी टैक्स पेयर्स कम होते जा रहे हैं, आने वाले समय में और कम हो जाएंगे। तो जापान की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जापान की सरकार को जनता के इलाज, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं इलाज की ज़रूरत पड़ती है, पेंशन और फिर इकॉनमी को चलाने के लिए जो टैक्स से इनकम हो रही है उसका ज़्यादा हिस्सा अब खर्च करना पड़ रहा है। आज जापान का कुल सरकारी कर्ज उसकी पूरी इकॉनमी के 200% से ज़्यादा हो चुका, दोगुने से। अब जब ये बात मार्केट में घूमती कि जापान पर उसकी जीडीपी का डबल कर्ज है, तो आपकी मुद्रा पर लोगों का भरोसा ऑब्वियसली टूटेगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पैसा लगाने से बचेंगे, तो ये भी एक येन के टूटने का कारण है। और इन सारे जो 4 बड़े बिंदु हमने बताए, उन कारणों की वजह से जापान की ग्रोथ कई सालों से बहुत स्लो रही है और इसके पीछे हमेशा की तरह अमेरिका का भी हाथ है। जापान में एक बड़ा फेमस टर्म है लॉस्ट डेकेड्स। 1990 से लेकर 2020 के ये वो 30 साल थे जिसने जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से शून्य कर दी, ऑलमोस्ट जीरो। आप इसे ऐसे समझिए कि 1980 के दशक में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती थी वहां जापानीज कंपनियों का ही दबदबा था। सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, है ना, इनके प्रोडक्ट्स हर देश में बिकते थे क्वालिटी प्रोडक्ट बोल के। लेकिन जापान की तेजी से बढ़ती ताकत से अमेरिका में थोड़ी सी असहजता थी, इसलिए 1985 में एक समझौता करवाया गया जिसको कहते हैं प्लाजा अकॉर्ड। सोचिए, जापान को स्लो करने के लिए जापान से ही कागज साइन करवाया अमेरिकन ने। इस अकॉर्ड में जानबूझकर येन को मजबूत और डॉलर को कमजोर किया गया और इसका असर यह हुआ कि जापान का सामान विदेशों में कुछ महंगा हो गया, बिक्री कम हुई और फिर इसे संभालने के लिए जापान के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें घटाई, सस्ते लोन्स दिए, इंटरेस्ट रेट रखा 2.5%। लोगों को आसानी से पैसा मिलने लगा, लेकिन उन्होंने इस पैसे को वेल्थ क्रिएशन में, बिजनेस लगाने में लगाने के बजाय शेयर बाजार और ज़मीन में डालना शुरू किया, जिससे एक बड़ा बबल बन गया। क्योंकि इनकी जो असल कीमती थी, शेयर्स और ज़मीन दोनों डिमांड के चलते बढ़ती है कीमत, असली वैल्यू से बहुत आगे चली गई। और 1990 के दशक में बैंक ऑफ जापान को लगा कि अब ये स्थिति हाथ से निकल रही है, तो बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर 2% से 6% कर दी। अचानक क्या हुआ? जो पैसा लोग शेयर मार्केट में या ज़मीन में लगा रहे थे, प्रॉपर्टी में लगा रहे थे, वो वापस बैंक के पास में आने लगा, क्योंकि अब ये भी 6% दे रहे हैं। एकदम से शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी, 70 से 80% तक के करेक्शन हुआ था। तो जिन लोगों ने उधार लेकर महंगी संपत्ति खरीदी थी वो बुरी तरह फंस गए और बैंक भी फंस गए, क्योंकि इन्होंने ही लोन दिया था लोगों को। इसके बाद जापान डिफ्लेशन के चक्कर में फंसा, जहां चीज़ों के दाम लगातार गिरते गए, कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट घटा दिया, नौकरियां कम हो गई और सैलरी बढ़नी बंद हो गई और येन की वैल्यू भी गिरती रही। $1 की कीमत 148 येन तक गई। उस समय भी अमेरिका ने जापानी येन को खरीदा था ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ओवर सप्लाई थी येन की, उसको कुछ बैलेंस किया जा सके। उस जमाने में जापान के प्रधानमंत्री होते थे रियोतारो हाशिमोतो और अमेरिका में कौन थे? बिल क्लिंटन। क्लिंटन ने 1998 में वही किया था जो आज ट्रंप करने जा रहे हैं, येन की घटती वैल्यू को रेस्क्यू करना, बचाना। लेकिन बिल क्लिंटन थे, ट्रंप हैं। ट्रंप की मदद करना चाहते हैं जापान की, उसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि ट्रंप फ्री में कुछ नहीं करते हैं, दिल तो बड़ा करके कुछ नहीं करते हैं, किसी के लिए कुछ फायदा देखते हैं। क्या ट्रंप जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची को अपना एक एलाई बनाना चाहते हैं, साथी बनाना चाहते हैं?
जापान के प्रधानमंत्री सना तकाची की नीतियां भी येन की गिरावट को का एक कारण मानी जा रही है। वहाँ पे महंगाई और कमजोर येन की वजह से जनता उनसे नाराज चल रही है। तो लोगों को राहत देने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स फिर घटा दिया। अब जापान तो पहले से ही गले तक कर्ज में डूबा है, तो इस सब खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा जो आप टैक्स रिलीफ दे रहे हो। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट एक्सपर्ट्स को डर है कि ताकाइची का यह कदम जापान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह डुबो सकता है। तो इस स्थिति ने ट्रंप के लिए एक स्कोप पैदा किया है जापान के अंदर घुसने का, और वो ऐसा अर्जेंटीना में भी कर चुके हैं। क्या हुआ था? अक्टूबर 2025 याद कीजिए, अर्जेंटीना में चुनाव थे। अमेरिका ने अर्जेंटीना की मदद करने के लिए उसकी करेंसी पीसो को ज़्यादा मात्रा में खरीदा ताकि वहाँ की इकॉनमी थोड़ी सी संभल सके, और ये कदम उस समय उठाया गया जब वहाँ चुनाव एग्जैक्टली होने ही वाले थे। चुनाव में कौन खड़ा था? आज जो राष्ट्रपति हैं हावियर मिले, जिन्हें ट्रंप का आइडियोलॉजिकल एलाई कहा जाता है ना, जो चेन सॉ लेके रैलियां करते हैं। ट्रंप और हावियर मिले दोनों वो कल्चर के खिलाफ हैं, वामपंथी नीतियों के खिलाफ मुखर रहे हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप को जापान के नेता तकाइची में भी वैसा ही एक आइडियोलॉजिकल एलाई दिख रहा है जैसा अर्जेंटीना में उन्होंने हावियर मिले में देखा था। इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका जापान के इनको संभालने में कुछ दिलचस्पी ले रहा हो। ये तुक्का लगाया जा रहा है, गार्डियन में इसका जिक्र है। दूसरा बिंदु, तकाइची के वक्त में जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप प्लान किया। उनका लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में जो डिफेंस पे खर्च है जापान का जीडीपी के 2% तक के वो ले जाना चाहते हैं, जबकि जापान बहुत कम खर्च करता है। एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ, अमेरिकन ने ही लिखा है। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि जापान अपनी पुरानी नीति से हट रहा है, लेकिन ट्रंप और उनकी टीम इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि हथियारों की खरीद जैसे ही ऊपर जाएगी, अमेरिकन कॉरपोरेशंस को वहाँ पे एक मार्केट मिल जाएगा। फिर एक कारण अमेरिका के अपने घर की आग भी है, वो उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जापान के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा 1.1 खरब डॉलर से भी ज़्यादा अमेरिकी बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन बॉन्ड्स, जो ट्रेजरीज जिनको आप कहते हैं, $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। जब जापान अपने गिरते येन को बचाने के लिए डॉलर की ज़रूरत महसूस करता है, तो उसके पास सबसे ईजी रास्ता है कि जो अमेरिकी सिक्योरिटीज़ उनके पास हैं उसको बाज़ार में बेच दे। लेकिन अगर जापान इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने लगेगा तो अमेरिका के बाज़ार में दिक्कत आ जाती। वहाँ कर्ज पर मिलने वाला ब्याज बहुत तेज़ी से बढ़ता। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व से जो आपने ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा है, अगर आप उसको भुनाते हैं तो फेडरल रिजर्व को आपको डॉलर देने पड़ेंगे। संभव है कि वो अमेरिका में जो बैंक्स को जिस ब्याज पर कर्ज दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसकी ब्याज दर को बढ़ाए, और जब बैंक को इंटरेस्ट महंगा पड़ेगा, उसको फेडरल से महंगा मिलेगा, तो वो अपने कस्टमर से भी ज़्यादा सूद फिर लेंगे। तो इसीलिए अचानक से अगर अमेरिकन सिक्योरिटीज़ भुनाई जाने लगेंगी फेडरल रिजर्व वाली, तो अमेरिका में ब्याज की कीमत, ब्याज का जो रेट है, बढ़ सकता है। तो एक आम अमेरिकी खरीदार जो है, जिसने लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट रेट ना बढ़ जाए, ये भी ट्रंप को इंश्योर करना है, क्योंकि उनके यहाँ, जैसा हमने आपको बार बार बताया था वेस्ट एशिया की जंग के संदर्भ में, इलेक्शंस आ रहे हैं। इस खतरे को भी टालने के लिए अमेरिका मैदान में उतरा है। यूएस फेडरल रिजर्व ने जापान को एक खास सुविधा भी दी है, जिसके तहत जापान को अपने अमेरिकी बॉन्ड्स को नेसेसरीली बेचने की ही ज़रूरत नहीं है, वो उनको गिरवी भी रख सकते हैं, अमेरिका से डॉलर उधार ले सकते हैं। यानी अमेरिका ने जापान की मदद करने के बहाने असल में अपने बाजार को झटके से बचाने का काम किया है। तो ये थे वो कारण जिनकी वजह से जापान में येन गिरा है, और इस तरह से गिरा है कि अब अंकल सैम खुद उसे बचाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। आज का राजदूत हम इसी नोट पे कंक्लूड करते हैं। इसे रिया ने लिखा था और आनंद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।